नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां गजल्ट के गांव में सक्रिय गुलदार के आतंक से लगातार ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। जहां अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि प्राइवेट शूटर जॉय हुकल और वन विभाग की टीम ने बुधवार की देर रात गुलदार को मार गिराया था। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी में पहुंचाया गया, और जहां बीते गुरुवार को गुलदार ने 45 वर्षीय राजेंद्र नोटियाल को अपना शिकार बनाया था, तो वहीं कई पालतू पशुओं पर भी हमला किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि प्राइवेट शूटर को तैनात किया गया, और जिसमें कि आपको बता दें कि जिसने सक्रिय गुलदार को ट्रैक कर समाप्त कर दिया है। तो वहीं कार्रवाई के बाद गांव में दहशत का माहौल अब कुछ हद तक कम हुआ है और लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और ऐसे लोगों की समाज दिनांक 4/12 को गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के अंतर्गत एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा मृत किया गया था, जिसके क्रम में जो है मुख्य वन जी प्रतिपालक से इसको पिंजड़ा लगा के पकड़ने, ट्रैंक्विलाइज करने अथवा अंतिम विकल्प में उसको नष्ट करने हेतु अनुमति चाहिए गई थी, जिसके क्रम में वहाँ पे हमारे द्वारा पिंजड़ा स्थापित किया गया था, मचान स्थापित किया गया था। वहाँ पे प्रेशर इम्प्रेशन पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंक्विलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था, और इसमें 2 विभागीय शूटर हमारे द्वारा तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से जो है गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। काफ़ी समय बीतने के बाद भी गुलदार को पकड़ना या ट्रैंक्विलाइज संभव न होने के कारण इसमें 2 विशेषज्ञ शूटर को जो है विभागीय अनुमति के पश्चात इसको सम्मिलित किया गया हमारी विभागीय टीम के साथ, और इसमें दिनांक 10 तारीख को इस गुलदार को ट्रेस किया गया, ट्रैक किया गया। इसके द्वारा इस बीच 2 मवेशियों को निवाला भी बनाया गया था, और साथ ही कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें इसके द्वारा किसी व्यक्ति को ग्राम चौवथ मोटर मार्ग पर जो है झपट्टा भी मारा गया था, ऐसे भी सूचना प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में विभागीय टीम ने जो सक्रिय गुलदार की जगह पे गुलदार को चिन्हीकरण करने के पश्चात उसको अटेम्प्ट लिया गया और उसके द्वारा उसको एलिमिनेट किया गया है। इसमें जो विभागीय प्रक्रिया के अनुसार गुलदार का परीक्षण इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके जो डीएनए सैंपल्स वो प्राप्त किए जा रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया ये जो गुलदार है, ये जो इसके इमेजेस हैं और कैमरा ट्रैप्स के डिटेल हैं और जो पग मार्क्स हैं, इसका मिलान किया जा रहा है, और ये प्रथम दृष्टया ये सही एनिमल को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया गया है। इसमें हमारी टीम द्वारा अभी वर्तमान में जनमानस की सुरक्षा के क्रम में वहीं पे अभी हमारी टीम तैनात है, और जो हमारे पूर्व के भांति जो भी प्रयास किए जा रहे थे, गश्ती, फॉक्सलाइट, एनाइडर, स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाना, ये सब पूर्व के भांति बरकरार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कुमाऊं से है, जहां भ्रमण पर पहुंचे कृषि एवं कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन से सदस्यों से मुलाकात की, जहां इस दौरान उन्होंने संगठन की गतिविधियों और सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता उन्हें देती है, और जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों की भूमिका को समाज और राष्ट्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताते हुए विभिन्न योजनाओं को मजबूत करने का आश्वासन भी दिया। आपको बताते चले कि मंत्री जोशी ने हल्द्वानी में शहीदों के आश्रितों के लिए भी जनरल बिपिन चंद्र जोशी नामक हॉस्टल के निर्माण की घोषणा की है, और साथ ही साथ जिले के पूर्व सैनिकों के लिए मिलन केंद्र स्थापित करने की बात भी उनकी ओर से कही गई। जहां पिथौरागढ़ स्थित जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचकर उन्होंने स्वर्गीय जनरल बीसी जोशी की प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदानों को भी याद किया गया। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। इसमें पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में जो है खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और जिसमें कि एक प्रस्ताव राज्य में पर्यटन के विकास के लिए रिसोर्ट बनाने के लिए कृषि भूमि के प्रयोग को लाने की भी मंजूरी मिली है। बताते चले कि इस फैसले के बाद राज्य में पर्यटन और वेडिंग की डेस्टिनेशन को नए अवसर मिलेंगे, और जिससे कि पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता
मथुरा दत्त जोशी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य के पर्यटन क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट्स के लिए निर्माण से पर्यटन उद्योग को भी एक नई दिशा मिलेगी, जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति में और भी सुधार होगा, तो वहीं रोजगार के अवसर भी सर्जन होंगे। बताते चले कि जोशी ने आगे यह भी विश्वास जताया है कि इस फैसले से राज्य में आने वाले समय में सुविधा बढ़ेंगी और जहां पर्यटन क्षेत्रों में नए निवेश और विकास की संभावनाएं भी खुलेगी। जो कल्चर चल रहा है, जगह जगह पर कृषि भूमि पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा उससे मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें आपके वेडिंग डेस्टिनेशन भी डेवलप हो रहे हैं। अगर उस दिशा में काम होता है, पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, पर्यटक भी आएंगे। और सरकार ने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि रिजॉर्ट का डेवलपमेंट किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। पर्यटकों के आवाजाही के लिए भी अति आवश्यक है। बाहर से भी पर्यटक आ रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन भी यहाँ पर बन रहे हैं। उस दिशा में भी अगर काम होगा तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उसमें आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एवं आईपीएस अमित सिन्हा ने कहा कि नेशनल एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बताता है कि खेल अब मजबूत करियर बन चुका है और जहां सरकार स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटीज के जरिए युवाओं को आधुनिक ट्रेनिंग, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर भी दे रही है। अमित सिन्हा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने। देखिए, उत्तराखंड में लगातार युवाओं को लेकर अमित सिन्हा साहब काम करते रहे हैं और अभी खेल के सेक्रेटरी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? खुद भी खेल में सर रुचि रखते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको धामी सरकार ने दी हुई है। क्या कुछ नीतियां अभी सर आपके माध्यम से सर बनाई गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तराखंड में खेलों को लेकर जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं और जो हमारे इक्विपमेंट आए सब वर्ल्ड स्टैंडर्ड के आए हैं। और हमारे राष्ट्रीय खेलों के उपरांत आप देखिएगा, हमने अब तक करीब 17-18 राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट्स करा लिए हैं, जिसमें कि 4 एशियन स्तर के टूर्नामेंट हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड अब तक जब से बना था तब तक हमने कोई भी एशियन ट्रॉफी नहीं कराई थी। पहली बार एक साथ ही 4 हो गई समझिए। और राष्ट्रीय स्तर के भी टूर्नामेंट हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्तर पे हुए हैं। साथ में उत्तराखंड में जो टैलेंट स्काउटिंग का काम चल रहा है वो बहुत अच्छे स्तर पे चल रहा है। और लेगेसी प्लान में के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आपको बताते होंगे कि 23 अकेडमियाँ हम लोग जो खोल रहे हैं, उससे हमें अपने बच्चों को, खिलाड़ी बच्चों को भविष्य में जाकर ओलंपिक्स में मेडल लेने के प्रति हम तैयार करेंगे। ये भी हमारी तैयारी चल रही है। बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, नगद इनाम मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमारी नीतियों के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित लगातार किया जा रहा है। और अब वो बात नहीं रह गई है कि खिलाड़ी अगर खेलेगा तो उसका भविष्य क्या होगा। भविष्य उसका उज्जवल है हमारे इस वर्तमान सरकार में। सर, खेल यूनिवर्सिटी को लेकर भी लगातार सवालात खड़े होते रहे हैं और देश दुनिया से जो खिलाड़ी हैं वो उत्तराखंड से भी जाते रहे हैं। आने वाले समय में जो जिस तरीके से खेल को लेकर अभी आगे की सर तैयारियां हैं, वो क्या कुछ तैयारियां? देखिए, खेल विश्वविद्यालय भारत का ये हमारा 7वां अगर एक्टिव देखा जाए तो हमारा विश्वविद्यालय बनने वाला है। अगले जल्दी ही हम लोग इसमें क्लासेस भी शुरू करेंगे। अभी हमारे इसके इंफ्रा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें क्लासेस तैयार करना, एडमिन ब्लॉक तैयार करना, हॉस्टल्स तैयार करना, इन सब की कार्रवाइयाँ हमारी जल्दी ही शुरू होने वाली है। साथ में हमारे करिकुलम तैयार करना और क्लासेस, कोर्सेज तैयार करना, ये सब काम चल रहा है। सर, आपका प्रशासनिक अनुभव काफ़ी ज़्यादा है और इस अनुभव को यहाँ के युवाओं के लिए सर क्या कुछ अलग से भी इन युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से? क्योंकि आप खुद खेल में सर रुचि रखते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो सर क्या कहता है? देखिए, मैं अपने अनुभव से ये देखता हूँ कि हमारा उत्तराखंड जो है एक तरह से सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह है। अभी तक हमने यहाँ खेल के मामले में कुरेदा नहीं है। जब अगर कुरेदेंगे तो हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक ओलंपिक मेडल लाने वाले उत्तराखंड के ही बच्चे होंगे, ऐसा हमें लगता है। जो कि और इनको तैयारी कराते कराते हमें ये एहसास भी हो गया है कि अगर इनमें हम गहन ढंग से और तैयारी कराएंगे तो इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा इसमें खेलों के प्रति मेडल लाने की इच्छा शक्ति है। आईपीएस अमित सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो यहाँ के युवा हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा है और उनकी प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए हम और बेहतर प्रयास कर रहे हैं, नई नीति हम लेकर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून।
खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने सरकारी खाद्य गोदामों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया है। जहां आपको यह भी बताते चले कि हाल ही में हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित खाद्य गोदाम में रखे अनाज की स्थिति पर तमाम सवाल खड़े होने के बाद मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग के गोदामों की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि खाद्यान्न की पूरी तरह से सुरक्षित रहे और सड़े नहीं और समय पर राशन डीलरों तक पहुंच सके, इस दिशा में भी खाद्य विभाग लगातार काम कर रहा है। जहां मंत्री रेखा आर्या ने यह भी जानकारी दी कि बहादुराबाद गोदाम से संबंधित मामला वर्तमान में जांच में प्रक्रिया जो है उसमें लगातार जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही सभी गोदामों में बेहतर प्रबंधन हो, ताकि लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण अनाज मिल सके। मैं समझती हूँ कि खाद्य गोदामों की स्थितियाँ बहुत अच्छी हों। खाद्य गोदाम में राशन हमेशा तुल के मिले, खाद्य गोदाम में राशन सड़े नहीं, खाद्य गोदामों से राशन जो है वो पीडीएस के माध्यम से हर राशन डीलर तक में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो और ये सब चीज़ें जो है वो टाइमली हों। इसको लेकर डिपार्टमेंट की ओर से लगातार उस पर काम होता रहा है। बहादुराबाद का आपने विषय बोला है, तो ये भी जांच के प्रक्रिया में है। मैं समझती हूँ जैसे इसकी जांच रिपोर्ट आएगी इस पर उचित। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारों पर चुनावी प्रतिक्रिया देते हुए तमाम बयान उनकी ओर से दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के आह्वान पर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली में पूरे देश के सब कांग्रेसी जुटेंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में कथित तौर पर बड़ी संख्या में वोट काटे गए और अब यही पैटर्न उत्तराखंड सहित अन्य चुनावी राज्यों में भी दोहराए जाने की आशंका जताई गई है। रावत के अनुसार गरीब, अल्पसंख्यक और एससी समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है और जिनके खिलाफ कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। जहां रावत ने यह भी जानकारी दी कि अकेले उत्तराखंड से लगभग 25,000 कार्यकर्ता दिल्ली रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जोश को दर्शाता है। तो वहीं ज्वालापुर क्षेत्र में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष सिर्फ सत्ता प्राप्ति का नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का है। 2027 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह ताकत के साथ जीत को दर्ज करेगी। जो सरकारें प्रदेशों में बनी है या केंद्र में बनी है वो वोट चोरी करके बनी है, जिसको माननीय राहुल गांधी जी ने हर स्तर पर उठाने का काम किया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में बुलंद किया हुआ है। उसी नारे को बुलंद करने के लिए नहीं, उन्हें एहसास कराने के लिए वर्तमान सरकार को 14 तारीख को उन्होंने एक महान रैली का उद्घोष किया है और उस रैली को पूरे देश में जिस तरह से लिया जा रहा है, कांग्रेस जिस तरह से ले रही है, पूरी तैयारी के रूप में इतना जोश लोगों में है। हर प्रदेश के प्रतिनिधि को जिम्मेदारी दी गई है। अभी 3 दिन पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बहादुराबाद में एक बैठक ली जिले हरिद्वार की और उसमें तमाम प्रतिनिधियों को वहाँ पर बुलाया। 14 तारीख को हमारे नेता, हमारे हर दिल अजीज नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम सभी कांग्रेसी पूरे उत्तराखंड से, पूरे देश से रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा नारा है। पूरे देश में आज जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में है, उन्होंने लगातार वोट चोरी करके सत्ता हथियाने का काम किया है। अभी उसका ताज़ा उदाहरण बिहार है। वहाँ SIR के माध्यम से इन्होंने लगभग 65 लाख लोगों के वोट काटने का काम किया और राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ ये SIR कराने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड भी प्राथमिकता पर है। और यहाँ भी इनकी यही कोशिश है कि जो गरीब तबका है और हमारे अक़लियत के भाई हैं, हमारे SC के भाई हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उसके वोट काटने की तैयारी चल रही है, साजिश चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार और पंजीकरण प्रबंधन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। बताते चले कि उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस पर जानकारी दी है कि तकनीकी व अन्य कारणों के चलते अब तक मात्र 20% ही जो संपत्तियां हैं वो दर्ज हो सकी और जिसमें कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 5,300
88 वक्फ संपत्तियों से केवल 1471 का ही पोर्टल पर पंजीकरण हो पाया है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत सभी वक्फ संपत्तियों को स्टेट ट्रिब्यूनल में दर्ज कराना अनिवार्य है और जिसके लिए प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि शम्स ने यह भी कहा है कि गढ़वाल के ट्रिब्यूनल के द्वारा वक्फ बोर्ड को 11 दिसंबर तक का समय दिया गया है, लेकिन संपत्तियों की संख्या अधिक होने के कारण यह अवधि पर्याप्त नहीं है। बोर्ड को उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन के लिए समय को और भी बढ़ाया जाएगा ताकि शेष सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया जा सके। उन्होंने कहा है कि समय सीमा बढ़ने की प्रक्रिया से अधिक सुचारू जो है वो संपत्तियों का सटीक डेटा भी पूरे तरीके से तैयार किया जा सकेगा। उत्तराखंड भी लगातार जो उम्मीद पोर्टल आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसके ऊपर अपनी संपत्तियां दर्ज कर रहा था, लेकिन कई कारणों से हमारे यहाँ संपत्तियां 20% के करीब ही दर्ज हो पाई, यानी कि 5388 में से कि मात्र 1417 संपत्ति दर्ज हो पाई थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि समय सर्वोच्च न्यायालय ना बढ़ा के कि सब अपने अपने स्टेट में जो अपने वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी वक्फ ट्रिब्यूनल गया है। तो जो गढ़वाल का ट्रिब्यूनल है उसने 11 तारीख का समय दिया है, यानी कि कल उम्मीद करते हैं कि कल दोबारा से समय मिल जाएगा और जो वक्त पर संपत्तियां छूट गई हैं उनको दर्ज करने का एक अवसर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विलुप्ति के कागार पर पहुंच चुकी दून की बासमती धान को पुनर्जीवित करने के संकल्प अब धरातल पर भी साकार होते हुए दिख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि देहरादून की इस ऐतिहासिक और सुगंधित फसल को वापस पहचान दिलाने में जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल और मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक किस्मों के बढ़ते उपयोग और उत्पादन में लगातार गिरावट के चलते दून बासमती लगभग समाप्ति की ओर ही था, लेकिन प्रशासन की सक्रियता और किसानों की रुचि ने इस पारंपरिक धान को पुनः जीवन प्रदान किया है। जहां सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र में भी किसानों ने जिला प्रशासन के सहयोग से दून की बासमती टाइप 3 की खेती का विस्तार किया और जिससे न सिर्फ फसल का दायरा बढ़ा बल्कि अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा मिली है। जहां प्रशासन और कृषि विभाग के द्वारा किसानों एवं महिला समूहों को तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक खेती के तरीके और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई गई और जिसके परिणाम स्वरूप दून के बासमती की गुणवत्तापूर्ण उपज सामने आई है। बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। इसके लिए मैं रीप और पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं जो है बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज़्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोर्ट में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी पहल इसमें ये रही जो सीडीओ साहब के निर्देश अनुसार हमने शुरू किया था, उसमें हमने रेट पहले ही फिक्स कर दी। सो हमने जो है 65 रुपया किलो जो दून की ट्रेडिशनल जिसको हम टाइप 3 बासमती बोलते हैं उसका रेट 65 रुपये किया था। तो लोगों ने उसको जो है अपने ही उसमें डिसीजन लेके ये रेट तय करे थे और उसको खरीदारी भी शुरू करी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से है अब खबर। आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग और जिला प्रशासन को वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जहां मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले में बढ़ते संघर्ष को देखते हुए वहां के DFO को तत्काल हटाने के आदेश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वन विभाग की टीम को सूचना मिलने के 30 मिनट के भीतर ही घटनास्थल पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए और इसके अलावा बस्तियों के पास झाड़ियों को साफ करने और बच्चों, महिलाओं और वन्यजीवों के बारे में जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया। जहां मुख्यमंत्री ने स्थायी समाधान के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां शनि बाजार सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने 55 अतिक्रमण की पहचान की है और जिनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि यह सड़क हल्द्वानी के मंडी से गोला पार होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों तक फल और सब्जियों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है और अक्सर जाम की समस्या यहां पर बनी रहती है। सड़क के चौड़ीकरण से जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। तो वहीं प्रशासन ने ADB की सहायता से इस काम की शुरुआत कर दी है, जिससे कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग मिलकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वही बताते चले कि नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने इस पर जानकारी दी है कि सर्वे के दौरान 55 बड़े अतिक्रमणों की पहचान की गई है और जिनको नोटिस भी जारी कर दिया गया। वहीं यह प्रयास शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए लिया जा रहा है। शनि बाजार में की जो दिक्कत है और जो 3 पानी में जल प्रवाह की दिक्कत है, उसको समाधान के लिए शनि बाजार नाले को विकसित किया जा रहा है और इसका सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसी के तहत जो अतिक्रमण है वो चिन्हित किया गया है, क्योंकि लैंड नजूल की है और नगर निगम की लैंड है। इसमें नगर निगम और PWD द्वारा संयुक्त रूप से एक नोटिस दिए जा रहे हैं और हमारे चिन्हांकन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। 51 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए हैं और इनको शीघ्र ही नोटिस दिया जाएगा और जल्दी ही इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने उपरांत UUSDA को भूमि। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बर्फबारी न होने के चलते मौसम पूरी तरह से सूखा बना हुआ है। जहां सुबह और शाम की ठंडी हवाएं अब लोगों की आंखों में सीधा असर डाल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हालात यह हो चुके हैं कि अस्पतालों में आंखों से जुड़े मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हैरान करने वाली बात यहां यह है कि इस ठंड के मौसम में भी कंजक्टिवाइटिस की जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि आमतौर पर बरसात में ज्यादा फैलते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद अवैध मेडिकल स्टोरों और क्लिनिकों पर पुलिस व ड्रग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। बता दें कि शिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में SP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के आदेश पर सिडकुल पुलिस और ड्रग के इंस्पेक्टर अनीता भारती की टीम ने व्यापक चेकिंग अभियान को चलाया और इस दौरान 12 से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई और जबकि कुछ संचालक कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। तो वहीं आपको बताते चलें कि अधिकारियों ने सभी संदिग्ध मेडिकल स्टोरों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया और इसी अभियान के तहत ड्रग विभाग ने उत्तम मेडिकल स्टोर पर भी स्टॉक को खंगाला और जिसकी विस्तृत जांच आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए उद्देश्य से ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और किसी भी अवैध गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।